दुनिया भर के ममालिक को उनकी बुनियादी तारीफ के साथ याद किया जाता है। पाकिस्तान की बुनियादी तारीफ एक ज़रई मुल्क के तौर पर है। यानी पाकिस्तान को दुनिया एक ज़रई मुल्क के तौर पर जानती है, जिसकी 2/3 से ज्यादा आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है। पाकिस्तान की 60% बरामदात ज़राअत से ताल्लुक रखती हैं। मुल्क की 40% आबादी खुराक की कमी का शिकार है। मुल्क में फौरी तौर पर एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज की जाए। उसको कहते हैं हिडन हंगर, छुपा हुआ कहत है। लोगों की सेहत ठीक नहीं है, लोग अस्पताल भरे हुए हैं आपके। अगर आज हम लोगों को खालिश दूध दें और पाक और साफ सब्जी दें, आपके आधे अस्पताल खाली हो जाएंगे। ज़रई तहकीक के इदारे बदहाल, साइंसदानों को 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली। एक तो तनख्वाह नहीं मिल रही, दूसरा जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एक्चुअली सर रिसर्च के लिए पैसा चाहिए। पाकिस्तान में एट प्रेजेंट हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं है। किसान के जज्बात का लफ्ज़ में अदा करके आपको नहीं बता सकता। उसका तो पहला मुतालबा यही आ गया कि मुझे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया जाए। ज़रई मुल्क के तौर पर पाकिस्तान अपनी शनाख्त खो रहा है। पाकिस्तान में ज़राअत का बहरान जारी है। हुकूमतें अक्सर ये दावा करती हैं कि उनके अदवार में सरप्लस फसलें पैदा हो रही हैं। यकीनी तौर पर बाज़ अदवार में सरप्लस फसलें पैदा हुई हैं, लेकिन इन फसलों की पैदावार से काश्तकार को क्या हासिल होता है? पाकिस्तान हर साल $7.5 अरब के खुर्दनी बीज और खुर्दनी तेल दरामद करता है। पूरे मुल्क में 90% पानी ज़राअत में इस्तेमाल हो जाता है। गलत प्लानिंग की वजह से बलूचिस्तान में सेब को दिया गया इतना पानी, और जो क्योंकि बिजली फ्री थी तो इसलिए पानी जो है 100 फुट से जाता जाता अब 1000 से नीचे चला गया। 9th नंबर पे हैं इन दोज कंट्रीज विच आर प्रोन टू क्लाइमेट चेंज। उसमें वन ऑफ द इशू इज वाटर स्कार्सिटी। तो लेकिन हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं हैवी इरिगेशन के बाद, तो हम पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। अगर हम लोग सही वाटर लाइनिंग करेंगे, खालों को पक्का करेंगे, तो हम लोग इतना पानी बचा सकते हैं कि हमारा 95% जो पानी है उसमें से 40% पानी सही इस्तेमाल होता है और 45% पानी हम लोग जो है कि ज़ाया कर देते हैं। जैसे कि हमारी गन्ने की फसल है, जैसे कि हमारी चावल की फसल है, इसको हम बतदरीज इससे हमें पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले वक्तों में अगर हम बाकी की फसलों को चलाना चाहते हैं तो हमें इनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। हमारा जो 90% से ज़्यादा पानी है वो ज़राअत कंज्यूम कर रही है। क्या ज़राअत जो पानी के लिए एफिशिएंट है? नॉर्मली ये समझा जाता है कुछ फसलें हैं जो पानी के हवाले से हमारे लिए मौजू नहीं है। मसलन बहुत ज़्यादा चावल या बहुत ज़्यादा गन्ना जो हमारे लिए मौजू नहीं है। जदीद तहकीक न होने की वजह से पाकिस्तान गंदम की फी एकड़ पैदावार में पसमानदा तरीन मुल्क है। जबकि मुल्क का 40% पानी गंदम की फसल खा जाती है। हमारी इस वक्त गंदम जो है वो 40% से ज़्यादा पानी जो है वो
खा जाती है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा एकरेज है। हमारी एक पॉलिटिकल इकानमी है, हमारा एक निज़ाम है जो समझता है कि जेदी कोठी च दाने उहदे कमले सियाने, दाने का मतलब सिर्फ कणक है। अगर गंदम की फसल का एक पानी कम किया जाए तो वो मंगला डैम से ज़्यादा पानी बचाता है, एक पानी। हर साल 300 अरब रुपए से ज्यादा रकम खुर्दनी तेल की दरामद पर खर्च हो जाती है और हर पाकिस्तानी औसतन 17 लीटर सालाना खुर्दनी तेल इस्तेमाल करता है। सिर्फ 2018 की पहली तिमाही जुलाई से सितंबर में सोयाबीन ऑयल की कौमी दरामदात में 78% इजाफा हुआ है, जो कि एक रिकॉर्ड है। सोयाबीन है वो प्रोटीन रिच है, गुड फॉर फीड, ऑयल रिच है, गुड फॉर एडिबल ऑयल, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑयल है, बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी का ऑयल है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एडिबल ऑयल पर्पस, फॉर पोल्ट्री फीड, फॉर एनिमल फीड एंड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एज वेल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सोयाबीन पाकिस्तान में नहीं हो रही। पाकिस्तान में एट प्रेजेंट हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं है, तो इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो उसका यहाँ पे अडॉप्ट होना है, इसकी अडॉप्टेबिलिटी का इशू है। काश्तकारों को फी एकड़ 5,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। जो एडिबल ऑयल है अगर वो पैदा करेंगे तो उसमें गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देगी और ये इसका दायरा कार बढ़ाया जा रहा है। सोयाबीन में 20% जो है वो ऑयल है, 40% उसमें लहमियात हैं और हमारी सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात नहीं बल्कि हमारी जो ऑयल की जो इंपोर्ट है उसको भी काफ़ी हद तक ये कम कर सकता है। पहले साल तो हमने सोयाबीन प्रोड्यूस कर ली, फार्मर ने कोई ख़रीदने वाला नहीं था, वो उनको ये वाली जो सोयाबीन थी वो महंगी पड़ती थी। अब दूसरे साल उन्होंने कहा जी हमने ये किया है कि हमने फार्मर्स को पहले से ही अलाइन किया है फैक्ट्रीज के साथ जो फीड इंडस्ट्री वाली हैं कि भाई तुम्हें श्योरिटी है कि तुम्हारी सोयाबीन ये खरीदेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2018 में ज़रई शोबे की तरक्की की शरह 3.8% रही, जबकि 2017 में ये शरह 2.1 रिकॉर्ड की गई। जीडीपी में ज़राअत का हिस्सा 19% है। बहुत सारी चीज़ों में हमारी जो अपनी रिसर्च है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि एक्चुअली सर रिसर्च के लिए पैसा चाहिए। अब ये देखें कि हम जीडीपी का 0.2 खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान एग्रीकल्चर पे, और इंडिया की इतनी बड़ी जीडीपी है वो 0.4 खर्च कर रहा है, चाइना 0.5 खर्च कर रहा है, ब्राज़ील 1.75 खर्च कर रहा है। हम इस पे हमारी तरजीहात में ज़राअत नहीं है। हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी अब 0% कर दिया हुआ है और हम लोगों ने 1 लाख टन यूरिया जो बाहर से इंपोर्ट हम लोगों ने करनी है, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक बोरी के ऊपर 950 रुपये सब्सिडी ऑलरेडी दे रही है। हम लोग अपनी बिसात के मुताबिक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए, गरीब काश्तकारों किसानों के लिए, उनके लिए आसानियां पैदा कर सकें। मुल्क के रोजगार में 42.3% हिस्सा ज़राअत का है। ज़रई बरामदात की मद में मुल्क को 3.7 अरब डॉलर सालाना कपास, टेक्सटाइल, चावल, फल और सब्जियों से हासिल होते हैं। पाकिस्तान की ज़रई मईशत का कुल हुजम 67.7 अरब डॉलर है। अगरचे पाकिस्तान की तारीख में पैदावारी किरदार 70% छोटे किसानों और थोड़े रकबे पर मुहित काश्तकारी का है, जो ज़रई शोबे में जदीद तहकीक से नावाकिफ हैं और इनमें सकत नहीं कि वो महंगे बीज, खादें और दीगर ज़रई आलात इस्तेमाल कर सकें। जब तक हम लोग अच्छे सर्टिफाइड सीड लोगों को प्रोवाइड नहीं करेंगे, लोगों को उनकी अवेयरनेस नहीं देंगे, मैं समझता हूँ कि हम लोग अपने टारगेट्स कभी भी
अचीव नहीं कर सकते। किसान मुतमईन कहाँ, किसान तो बेचैन है बेचारा, परेशान है। देखें, न उसके खेत के हालात अच्छे हैं, न उसके घर के हालात अच्छे हैं, न उसके तालीम के हालात अच्छे हैं, न उसकी सेहत के हालात अच्छे हैं, न उसको मुफ्त और बर वक्त इंसाफ मिलता है। वो तो बेचारा पिसा हुआ तबका है किसानों का। मैं किसान के जज्बात का लफ्ज़ों में अदा करके आपको नहीं बता सकता। वो तो इस वक्त उसका तो पहला मुतालबा यही आ गया कि मुझे पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम किया जाए। जब तक हम बीज पे, हम जो हमारी खादें हैं उन पे और ज़रूरी मशीनरी जो है इस पे हमारी हुकूमत कोई प्रैक्टिकली कोई इक़दाम नहीं करती और इनकी कीमतें नीचे नहीं लाती और बिजली की जो है प्रोविज़न या उसकी पहुंच जो आम किसानों की दहलीज तक और सब्सिडाइज रेट पे, तब तक हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे फार्मर को टाइमली इनपुट्स नहीं मिल पाती, क्रेडिट बहुत कम अवेलेबल है। जो क्रेडिट है, जो सब्सिडी है, वो तो बड़े फार्मर्स को मिल जाती हैं। जो हमारा छोटा फार्मर है वो तो बेचारा वहाँ का वहीं खड़ा है। दूसरी तरफ हैरान कुन और दिलचस्प अमर ये है कि मुल्की हुक्मरान तबकात का बराह रास्त ताल्लुक भी ज़रई ज़मीन और ज़रात से है। बड़े बड़े ज़रई कतात के मालिक, जागीरदार और वडेरे 1947 से मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इनमें कई सदूर ममलिकत, वज़राए आज़म, गवर्नर्स, वज़राए आला, विफाकी और सूबाई वज़रा और अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं, जिनकी बड़ी अक्सरियत बिलावास्ता तौर पर जमीन और जमींदारी के साथ जुड़ी हुई है। यही वजह है कि मुल्क में ज़रई कर्जों पर भी बड़े जमींदार और हुक्मरान चले आते तबकात की अजारादारी रही है। मिसाल के तौर पर 2018 में सिर्फ हुकूमत पंजाब ने ज़रई कर्जा फराहम करने के लिए 50 एकड़ जमीन के मालिक जमींदारों का इंतखाब किया। वाज़ेह रहे कि 10 से 20 एकड़ जमीन के मालिक काश्तकार कौमी ज़रई पैदावार में सबसे ज्यादा हिस्सा डालते हैं। हुकूमत पंजाब मजमूई तौर पर सिर्फ 2018 में 3,14,000 किसानों को ई क्रेडिट स्कीम के तहत 20 लाख रुपए फीकस ज़रई कर्ज दे चुकी है और छोटे गरीब किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया। छोटे स्केल के जो फार्मर्स और किसान काश्तकार हैं कि उनकी बेहतरी के लिए हम लोगों ने तमाम एफर्ट्स करने हैं। ये आपको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। पिछली गवर्नमेंट्स में जो कुछ भी होता रहा वो सिर्फ एक ख़ास तबका था कि जो अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए वो अपने लिए ये सारा कुछ करते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट ये गरीबों को डिलीवर इंशाल्लाह करेगी। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी पे नहीं आएगी एग्रीकल्चर, तब तक बात नहीं बनेगी। हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो छोटा फार्मर है, ज़्यादा ज़मीन हमारी छोटे फार्मर के पास है, छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स है हमारे, वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट यहाँ पे आए, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, फार्मर्स को सब्सिडाइज करे, सर्विस सेंटर्स बनाए जहाँ से उनको वो फैसिलिटीज़ मिलें और वो अपनी प्रोडक्शन लेके आ सकें। एक मुकम्मल तौर पर ज़रई मुल्क जहां 4 मौसम, वसीओ अरीज़ ज़रई ज़मीन, दुनिया का सबसे आला किस्म का चावल पैदा करने की सलाहियत रखने वाली ज़रई अराजी, दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम, बारिशों का बेहतरीन कुदरती सिलसिला, ज़राअत के इंतहाई साजगार मौसम और सबसे बढ़कर 70% मेहनती और जफाकश छोटे किसान मौजूद हैं। लेकिन फिर भी ये मुल्क ज़रई तौर पर ज़वाल का शिकार है। अदारे जो हैं
इनकी यकीनन जो आप कह लें कि जस्टिफिकेशन तो बड़ी स्ट्रांग है, इनकी एफिशिएंसी के इशू है, इनके बहुत सारे ह्यूमन सोर्स के इशू होंगे, इनके बजट्स के इशूज़ भी होंगे, इनकी स्किल के इशूज़ भी होंगे कि वो ऑब्सलीट हैं, क्या उनको हम कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहे हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ा इशू मेरे नज़दीक ये है कि बहुत सारा जो इन अदारों में नॉलेज और स्किल पड़ी है उसकी डिलीवरी के इशू। गंदम खरीदारी का जो तरीक़ाकार है उसमें सबसे पहले काश्तकार की तजलील की जाती है हद से ज़्यादा कि वो सेंटर पे आए ही ना, उसको लाइनों में लगा के उसको जो तरीक़ाकार बनाया जाता है, पटवारी का वो मोहताज कर दिया जाता है, तहसीलदार का मोहताज कर दिया, फूड इंस्पेक्टर का मोहताज कर दिया जाता है। यानी इस मुल्क का ज़मीन का सीना चीर कर अनाज उगाने वाला, अल्लाह का दी और रिस्क अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाने वाले को उसका जो कारोबार है ना अब ज़राअत, ना वो मुनाफा बख्श रहा है ना बाइज्जत रहा है। इसकी आबादी का तकरीबन निस्फ हिस्सा खुराक की कमी का शिकार है। 35% से ज्यादा आबादी गुर्बत की इंतहाई निचली सतह पर जिंदा रहने पर मजबूर है। और वो कौन सी वजूहात हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत के 13 अजला 120 करोड़ की आबादी की खुराक की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। जबकि उसी पंजाब के 17 अजला जो आजादी के बाद पाकिस्तान के हिस्से में आए, वो 20 करोड़ की आबादी के लिए खुराक पैदा नहीं कर सकते। एक काश्तकार अपने बेटे को काश्तकार नहीं बनाना चाहता। ऐसी सूरत में जब मुल्क की आबादी का 40% हिस्सा खुराक की कमी का शिकार है, मौजूदा हुकूमत ये ऐलान कर चुकी है कि वो पाकिस्तान में ज़रई एमरजेंसी नाफिज करेगी। ज़रई माहिरीन का कहना है कि आने वाले बरसों में पाकिस्तान को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। इस सूरत में ज़रई तहकीक के अदारे ऐसे बीज तैयार करने से कासर हैं जो कम पानी के साथ फसलें तैयार कर सकें। यही वजह है कि हम पड़ोसी मुल्क भारत के मुकाबले में फ़ी एकड़ पैदावार कम ले रहे हैं। भारत के 3 अजला 120 करोड़ की आबादी के लिए खुराक पैदा करते हैं और हमारे पंजाब में ऐसे 17 अजला 20 करोड़ आवाम के लिए खुराक पूरी करने से कासर हैं। भारत में बहुत सारी चीज़ें सब्सिडाइज्ड हैं, वहाँ पे बिजली सब्सिडाइज्ड है, वहाँ पे जितनी भी इनपुट्स हैं वो सब्सिडाइज्ड हैं। तो उनके जो किसान हैं उनकी प्रोडक्ट जब मार्केट में आती है तो वो उसकी वैल्यू भी कह लें कि उसकी प्राइस जो है वो लो होती है, आम बंदा उस तक ख़रीद सकता है। वेरएज़ हमारे यहाँ बिजली कोई सब्सिडाइज नहीं है, मार्केटिंग की मैंने पहले आपसे जिक्र किया सहूलत नहीं है। इन जो फर्टिलाइज़र हैं, जो बीज की कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आम जो किसान है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया फ्यूचर मार्केटिंग की तरफ चली गई है। काश्तकार जब कोई चीज़ काश्त करता है उसको पता होता है मुझे ये कम से कम ये रेट मिल रहा है। अब इंडिया में देख लें तकरीबन नियर अबाउट को 30 क्रॉप की स्पोर्ट प्राइस है। पाकिस्तान में सिर्फ गंदम की है, गंदम के अलावा किसी की स्पोर्ट प्राइस नहीं है, वो भी काश्तकार को नहीं मिलती। फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो पैराडॉक्स है यानी जो अलमिया है वो ये है कि हमारी 18% से ज़्यादा आबादी जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो वो क्यों कि इसलिए फूड अवेलेबल तो कुछ मखसूस इलाकों में है जो हमारे दूर के इलाके हैं, जैसे थर का इलाका है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ट्राइबल बेल्ट है, कि वहाँ अच्छे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है। और फिर ज़माने के साथ लोगों ने ये देखा है कि महज सीरियल खाने से गुजारा नहीं होगा, आपको डाइवर्सिफाई करना है। ये सवाल मैं भी अपने आप से पूछता हूँ कि कमी भी नहीं है और 40% लोग जो हैं वो भूखे भी हैं और $7 अरब की फूड की इंपोर्ट भी है। तो इसके हवाले से हमें जो है नदामत भी होनी चाहिए। ये सारा निज़ाम होने के बावजूद ये आखिर क्यों 40% लोग भूखे क्यों हैं, हिडन हंगर क्यों है और 7 अरब की फूड की इंपोर्ट क्यों है। पाकिस्तान जैसे गुंजान आबाद ज़रई मुल्क में ज़राअत की इस हालत ज़ार की वजूहात के खोज में हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम के सामने हैरान कुन इंकिशाफात आए। हर एक इंकिशाफ अपनी जगह एक तूफान की सी हैसियत रखता है कि किस तरह करोड़ों की आबादी को भूख और अफलास से दो चार कर दिया गया है। इसकी लातादाद वजूहात हैं।
ज़राई हवाले से संजीदगी का अंदाजा लगाने के लिए यही काफी है कि 2015 में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की वो 1400 एकड़ जमीन का तनाज़ा है जिस पर एक साबिक वजीर आजम पैसा बनाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी बनवाना चाहते थे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के शदीद एहतजाज की बदौलत बिलाखिर मज़कूरा वजीर आजम को ये फैसला तब्दील करना पड़ा। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की इस्लामाबाद जो 1400 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब हाउस कॉलोनी बना रहे थे। हम पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हमने जाके पार्लियामेंट को बंद किया, एहतजाज किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अखबारों में इश्तिहार दिया, बड़ी मुश्किल से उसको रुकवाया। पाकिस्तान की कौमी बरामदात का इन्हिसार कपास और उसकी मसनूआत पर है, लेकिन यहाँ भी जिस किस्म के हालात और सोच कार फरमा है, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये काफी है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान की अराजी महकमा पुलिस के हवाले कर दी गई। यहाँ भी किसानों की जिदोजहद काम आई और बहुत ज्यादा जिदोजहद के बाद ये जमीन पुलिस के कब्जे से छुड़वाकर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट को वापस दिलवाई गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुल्तान में, CCRI, वहाँ वो पुलिस को दे दी गई ज़मीन उसकी। हमने फिर एहतजाज किए, बड़ी मुश्किल से पुलिस से वो ज़मीन वापस ली। अब देखिए, जहाँ रिसर्च के इदारे ख़त्म किए जा रहे हो, दुनिया रिसर्च की तरफ जा रही है, हम रिसर्च के इदारे ख़त्म कर रहे हैं, तो तरक्की कैसे हो सकती है? पाकिस्तान में ज़राअत के ज़वाल की सबसे अहम वजह नई तहकीक का ना होना। ज़राई तहकीक के पहले से मौजूद इदारों में करप्शन, हुकूमतों की मुदाखलत, हायर एजुकेशन कमीशन की गफलत, ज़राई यूनिवर्सिटीज में जात बरादरियों के झगड़े, यूनिवर्सिटियों में पैसा कमाने के लिए जरूरत से ज्यादा तलबा को दाखिले देना, फूड सिक्योरिटी और नए बीज तैयार करने के लिए कायम किए गए सेंटर फॉर एडवांस स्टडी में इंतहाई अहम ज़राई तहकीक में मसरूफ साइंसदानों को तनख्वाहों से महरूम रखना और इसी तरह के लातादाद मसाइल की मौजूदगी ने पाकिस्तान में ज़राअत के मुस्तकबिल पर बहुत से सवालिया निशान लगा दिए हैं। सारा इशू जो है ना इस मुल्क में गवर्नेंस का है। जब पैसे भी मौजूद हैं, विल भी है HEC की कि इसको चलाया जाए, लेकिन वहाँ वाइस चांसलर नहीं तैनात हो सका, मुकदमेबाजी चल रही है वहाँ 1.5-2 साल से। अभी भी जो है प्रो वाइस चांसलर वक्ती तौर पे लगे हैं। तो जब उनकी सिंडिकेट पूरी नहीं होगी और उसके बाद वो बजट नहीं रिलीज़ हो पाएगा, जब बजट नहीं रिलीज़ हो पाएगा तो वो इदारा नहीं चलेगा। बजट कैश में मिला भी, आया भी, और काफ़ी मिलियंस ऑफ रुपीज़ वो थे। उसमें फोकस क्या था? एक होता है KPI कि जो आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, वो किताबों में सब ठीक हैं, किताबों में सब ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सीड दिया हमने, ब्रीड दिया हमने, फर्टिलाइज़र दिया हमने, फीड दिया हमने? हमारा एटीट्यूड ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो, लेकिन हम एविडेंस चाहते हैं। ठीक है ना, हमने उनसे कहा है कि जी आप सस्टेनेबिलिटी प्लान लेके आएंगे तो मज़ीद आपकी हम हेल्प करेंगे। एक तो तनख्वाह नहीं मिल रही, दूसरा जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो लोग जैसे वो जाएंगे बहुत सारी चीज़ें सीने में लेके चले जाएंगे, बहुत सारी स्किल लेके चले जाएंगे। हमने 69 अपनी जो टीम मेंबर हैं वो अमेरिका भेजे, उनमें बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। तो ये तनख्वाह ना मिलना और इसका यहाँ पे अबहाम रहना, गवर्नेंस के चैलेंजेस जो हैं वो यकीनन इस सेंटर के लिए खौफ की अलामत है। ज़राई माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में ज़राई मैदान में तहकीक न होने के बायस एक बहुत बड़ा बहरान सामने खड़ा नजर आ रहा है। कई ज़राई साइंसदान इस बहरान को हिडन हंगर का नाम देते हैं। बच्चे को सही ग़िज़ा आप लोग प्रोवाइड ना कर सकें तो उसके बाद अगर आप उसको जितना भी खिला पिला रहे हैं, वो उसकी जो ग्रोथ है वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं हो सकती।
40% आबादी जो है वो माल नरिश्ड है, तो वो उसको कहते हैं हिडन हंगर, ये छुपा हुआ कहत है कि हम समझते हैं कि हमारे पास खुराक की फरावानी है, जबकि 40% पॉपुलेशन जो है या उसकी कैलोरीज पूरी नहीं है या प्रोटीन पूरा नहीं है, जिंक आयरन की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। 40% के करीब उनकी जो है तादाद हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला ये कम होगी और बड़ी तेज़ी के साथ ग़िज़ाई जो किल्लत है इसकी कमी को पूरा किया जा रहा है। माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तानी ज़राअत की एक अहम वजह पैदावार की लागत का ज्यादा होना है। सिवाय गंदम के किसी दूसरी फसल पर हुकूमत किसान को सब्सिडी नहीं देती। पैदावारी लागत ज्यादा होने की वजह से किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप फूड वालों से चेक करें तो आपके पास 2 से 3 साल पिछली गंदम भी अभी आपके स्टॉक में पड़ी हुई है, ख़राब हो रही है। बल्कि इशू क्या है? इशू ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। हमारी गवर्नमेंट फार्मर को इतना सब्सिडाइज नहीं करती, जिसकी वजह से हमारी गंदम इंटरनेशनल मार्केट के साथ कम्पिटिटिव नहीं है। हम एक्सपोर्ट कर नहीं पाते, तो वो फिर यहीं पड़ती है। इसके अलावा मार्केटिंग अहम तरीन मसला है। किसान को हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स भी नहीं मिलते। इसकी बड़ी वजह हुकूमत की तरजीहात और निज़ाम है। ज़राअत में बेचारा जो आता है 15-15 साल एक ही पोस्ट पे बैठा रहता है, तो उसको कोई पूछता नहीं है। ज़राअत के अफसर ने जो जाके फार्मर के लिए खिदमत करनी है उसको, ये तो गवर्नेंस के इशू है ना। वो तो बेचारा MSc करके आ गया है, उसको अब एक वज़ीर आया, वो कहता जी डेंगू के मुझे ज़रा सर्वे करके बताओ। दूसरा कहता है जी पोलियो की काउंटिंग करो कि वो उन्होंने लगाया है कि नहीं। तीसरा के कहता है जी जुमा बाज़ार जाके देखो। तो उस सूरत हाल में कैसे काम होगा? पाकिस्तान की तरक्की में एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक हमारे इस वक्त बहुत डायनामिक सेक्टर्स हैं। हम चाहते हैं कि इनमें इजाफा हो। अगर इसमें प्रमोशन होती है तो इस वक्त मार्केट सिस्टम ऐसा है कि इंडस्ट्री इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारी सारी एक्सपोर्ट कपास पर डिपेंड करती है। उसके लिए क्या किया हुकूमत ने? दुनिया BT कॉटन में बोलगढ़ 4 पे चली गई है, हमारे पास बोलगढ़ 1 है और BT जीन चोरी का है। हमारे लिए बताते हुए शर्म आती है। हमारे यहाँ अक्सर ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ज़र्रे मुबादला कपास की फसल से हासिल होता है, लेकिन दूसरी तरफ कपास की पैदावार बहरान का शिकार नजर आती है। भारत के मुकाबले में हमने कपास की पैदावार में खातिर खा इजाफा नहीं किया, जिसकी मिसाल यूं है कि 1992 में हमारी कपास की मजमूई पैदावार 1 करोड़ 28 लाख बेलें थी, जबकि भारत की कपास की पैदावार 1 करोड़ 10 लाख बेलें थी। अब भारत की कपास की पैदावार 4 करोड़ से ज्यादा बेलें हैं, जबकि हमारी पैदावार कम होकर 1 करोड़ 5 लाख बेलें रह गई है। मुल्क की ज़रूरियात तो हम पूरी कर सकते हैं। गंदम में मुल्क की ज़रूरियत पूरी है, कॉर्न में पूरी है, आलू में वाफिर है, गंदम में वाफिर है, कॉटन में कमी है। तो उसके तरीक़ार ये है कि रिसर्च को बेहतर करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, स्पॉट प्राइस हो दुनिया की तरह। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें हो जाए, हमें मार्केटिंग सही मिल जाए, रिसर्च बेहतर हो जाए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पाकिस्तान का काश्तकार बड़ा मिलती है। हमारे पास साइंस में बड़ी स्प्रेड है, नॉलेज बड़ी है। टेक्नोलॉजी जो है वो किताबों में हम लिख रहे हैं, पेपर्स हम लिख रहे हैं, हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी बड़ी वाइब्रेंट है, लेकिन उसके समरात जो है वो एंड यूज़र पर
तक पहुंचने में बड़ी देर लगती है। ज्यादा पैदावार के लिए नागुजीर करार दी गई यूरिया खाद की पैदावारी लागत और इसकी कीमत जो किसान को अदा करना पड़ती है, इस हवाले से भी हम भारत से बहुत पीछे हैं। पाकिस्तान का किसान खाद की 50 किलोग्राम की एक बोरी 1750 रुपए में खरीदता है, जबकि भारतीय किसान वही 50 किलोग्राम यूरिया की बोरी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 450 रुपए की खरीदता है। भारत अपने किसान को बचाने के लिए और उसकी मदद के लिए 30 फसलों पर सब्सिडी देता है, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ गंदम की फसल पर इमदादी कीमत का ऐलान करता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे किसान को वो भी हासिल नहीं हो पाती। यूरिया पाकिस्तान में इस वक्त 1750 का बैग है 50 किलो का। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी रुपीस में तो 450 का है। हम उससे कैसे मुकाबला करें? इंडिया में इस किस्म के मामलात रहे नहीं हैं। उधर उनके लोगों ने अपने मुल्क के साथ मुखलिस होके अपने मुल्क के लोगों के लिए बेहतरी की है, और हमारे फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो पिछली गवर्नमेंट, जो लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है, पिछले 2 सालों के 15 बिलियन रुपीस जो उनके अभी ड्यूज पीछे बाकी हैं, जो कि इस गवर्नमेंट ने पे करने हैं। ज़राअत की ज़बूहाली का असल लोहा हमारी ज़रई यूनिवर्सिटियों और ज़रई तहकीक के इदारों से शुरू होता है। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी, जिसको बर्रे सगीर की अहम तरीन और जदीद ज़रई दरसगाह करार दिया जाता था, 1906 में कायम हुई। भारत में ज़रई तहकीक की सबसे कामयाब यूनिवर्सिटी लुधियाना ज़रई यूनिवर्सिटी का जन्म भी इस यूनिवर्सिटी के एक शोबे के तौर पर हुआ। लेकिन सितम ज़रीफ़ी मुलाहिज़ा फरमाएं कि लुधियाना यूनिवर्सिटी की मिसाल दी जाती है और हमारी ज़रई यूनिवर्सिटी इबरत की मिसाल बनती जा रही है। गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत लिमिटेड होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल में, क्योंकि जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है उतने मसाइल। इसीलिए HEC बनाया गया था एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, ताकि हम उसकी क्वालिटी और इन चीज़ों को रेगुलेट करें। गवर्नेंस का इशू है, तो उसकी वजह से हमें काफ़ी, आप कह लें कि ह्यूमन सोर्स शॉक है। हमारे पास 78 की टीम थी, जो अब तकरीबन उसमें से 40 लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ गए हैं बगैर तनख्वाह के। कब तक लोग काम करेंगे? जनवरी 2017 से ज़रई यूनिवर्सिटी में कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, जिसमें तालिब इल्मों की गुंजाइश 7000 है, इसको पैसा बनाने की मशीन बना दिया गया और फैकल्टी को बढ़ाए बगैर 28,000 तालिब इल्मों को दाखिला दे दिया गया। इस तरह के फैसलों से ज़रई तहकीक मुतासिर होती है और इसमें जिद्दत के इम्कानात खत्म हो जाते हैं। क्या वजह है कि इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद यहाँ पर जदीद तहकीक का काम ना होने के बराबर है? 80% पेमेंट पहले ही कर देते थे। जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, उसकी वजह ये थी कि ये इनके अपने ही बंदे थे, जो कंस्ट्रक्शन के जितने भी ठेके थे जो लेते थे। अब जो राना करार साहब थे, इनका गांव है शाहकोट के पास, तो वहाँ पे बाकायदा इन्होंने ऐलान करवाया कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो हमें वो अपनी CV सेंड दे दे। कोई इंटर किया हुआ है तो वो इधर कोई क्लर्क भर्ती हो गया है, और वो सारी बस भर के आती थी राना बरादरी की शाहकोट से। मोरिंगा पे जो रिसर्च थी वो आई थिंक 2009-10 में एक स्टूडेंट ने की थी अपने PhD के थीसिस में, और राना शफाक साहब उसके सुपरवाइज़र थे। तो उस वक़्त वो जब रिसर्च पेपर अपना लेके, वो सारी रिसर्च लेके इन साहब के पास गया, राना शफाक साहब के पास, तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बाद में एक कॉन्फ्रेंस में
यही रिसर्च पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया और तमगा इम्तियाज़ भी उन्हें मिला था, सिर्फ अपने एक मेडल के लिए। और वो लड़का जो था वो इसी वजह से पागल हो गया बेचारा। बरादरीज़म का ये यहाँ तक इसकी हद है, एक टीचर राना बरादरी का है, दूसरा जाट है और तीसरा राई है। मैं अगर किसी राने का टीचर स्टूडेंट हूँ, मेरा सुपरवाइज़र अगर राना है और मैं, ये सारे आपस में इंटरलिंक हैं, रिसर्च जो भी है मुझे दूसरे की लैब में तो जाना पड़ेगा। अगर मैं किसी जाट प्रोफेसर की लैब में जाता हूँ तो मुझे काम नहीं करने देंगे। ज़रई साइंसदानों में इस नुक्ते पर इत्तेफाक राय पाया जाता है कि जब तक पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी को एक बड़े चैलेंज के तौर पर नहीं लिया जाएगा, पाकिस्तान में ज़राअत और खुराक के मसाइल बढ़ते जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी सिंडिकेट और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी के बाद एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी पर रिसर्च के लिए एक जदीद इदारा कायम किया गया, जिसको CAS सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज का नाम दिया गया। 2014 में इस सेंटर की इमारत और इसमें जदीद लैब के लिए USAID की तरफ से $1500 मिलियन की इमदाद दी गई, जहां पर नए बीजों पर तहकीक और मौसम की मुनासबत से नई फसलों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की तैयारी का काम शुरू किया गया। इस रिसर्च सेंटर के लिए शुरू में यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के 35 मुलाजमीन को तैनात किया गया, जबकि कई दूसरे ज़रई माहिरीन को भी भर्ती किया गया। 2014 से अक्टूबर 2017 तक इस सेंटर को USAID की तरफ से इमदाद मिलती रही, जबकि ट्रंप हुकूमत ने आते ही इस इमदाद को बंद कर दिया, जिसके बाद इदारे में होने वाली अहम तरीन ज़रई तहकीक और इसकी जरूरत के पेश नजर हायर एजुकेशन कमीशन और हुकूमत पंजाब ने इस इदारे को जारी रखने का फैसला किया। हायर एजुकेशन कमीशन ने सालाना 39 मिलियन रुपए की ग्रांट मंजूर की और पहली किस्त के तौर पर 10 मिलियन रुपए का चेक भी जारी कर दिया। लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 11 माह गुजर जाने के बावजूद रिसर्च सेंटर के मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी नहीं की, जिसकी वजह से 38 मुलाजमीन रिसर्च सेंटर को छोड़ चुके हैं, जबकि बाकी मांदा मुलाजमीन फाकों पर मजबूर हैं। सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज फैसलाबाद में जारी तहकीकाती काम की सूरत हाल बहुत मखदूस है। हालांकि इदारा निहायत अहम ज़रई तहकीकात में मसरूफ है और इदारे के सरबराह के बकौल 70% तहकीकाती काम मुकम्मल हो चुका है। अगर हुकूमत ने इस पर तवज्जो न दी और मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी न की गईं, तो ये तहकीकाती काम रुक जाएगा। CAS में जारी तहकीकात के बारे में जानने के लिए हम इन्वेस्टिगेट्स की टीम ने ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का दौरा किया और यहाँ तहकीक में मसरूफ साइंसदानों और दीगर ज़रई माहिरीन से बातचीत करके ताज़ा तरीन सूरत हाल दरियाफ्त की। ज़्यादातर स्टूडेंट PhD छोड़ के वो सिपाही भर्ती हो गए। जिनको चांस मिला वो कोई भी बच्चा PhD उसने अपनी जो है वो नहीं कैरी ऑन की, वो कारपोरल भर्ती हो गया उधर जाके। PhD स्टूडेंट वो एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल में एजुकेटर भर्ती हो रहा है। तो क्या इधर वो, इसका मतलब है कि उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। इधर कोई भी खा वो BSc, MSc या PhD का स्कॉलर भी है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट थी, एक एस्टेब्लिशमेंट स्टाफ की और दूसरा रिसर्च प्रोग्राम्स की। तो फॉर्चुनेटली रिसर्च प्रोग्राम में पंजाब गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट कर दिया, हायर एजुकेशन कमीशन ने भी इन्वेस्ट कर दिया और कुछ और भी स्पॉन्सरशिप्स आ गई। लेकिन सैलरी जो है वो बेसिकली हायर एजुकेशन कमीशन ही यूनिवर्सिटियों की स्पॉन्सर करता है, तो हायर एजुकेशन कमीशन ने उसकी गारंटी दी है। लेकिन 1 साल से बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हिचेस और दूसरा यहाँ पे मैनेजमेंट क्राइसिस, जनवरी 2017 से ज़रई यूनिवर्सिटी में कोई रेगुलर वाइस चांसलर नहीं।
सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज में जारी ज़रई तहकीकात और वहां काम में मसरूफ ज़रई साइंसदानों के ख्यालात आपने सुने। यहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हमारे मुल्क में ज़राअत इस कदर नजरअंदाज शुदा क्यों है। माहिरीन इसको हिडन हंगर करार दे रहे हैं, जैसा कि मौजूदा हुकूमत की तरफ से मुल्क में ज़रई इमरजेंसी के ऐलान की बातें भी हो रही हैं। हमारे 45% बच्चे पाकिस्तान में, उनको बीमारियां स्टंटेड ग्रोथ, ना वो पूरे कद पे पहुंच सकते हैं, ना उनके ज़हन ग्रो कर सकते हैं। 45% बच्चे को हमने यानी कि मौका ही नहीं दिया इस मुल्क में आगे जाने का। कमज़ोर बेचारे भूखे मर रहे हैं। जिस रियासत के अंदर आधी आबादी तकरीबन गुर्बत की लकीर से नीचे हो या गुर्बत की लकीर के ऊपर हो, उस रियासत के अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि ये वो बड़ा एक अजीम ख्वाब था जो पाकिस्तान का था। तो जो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा। कहा जा सकता है कि अगर आज भी मुल्क की ज़राअत को बचाने की संजीदा कोशिश की जाए तो न सिर्फ 70% आबादी के मुआशी हालात दुरुस्त हो सकते हैं, बल्कि खुराक की कमी का शिकार 40% आबादी को भी सेहतमंद जिंदगी की तरफ वापस लाया जा सकता है।